Hello everyone, in this video we're going to discuss about the revolt of 1857 and especially the sequence of events, the storm centers and how the revolt was suppressed. In the previous video we had already discussed about the reasons for the revolt of 1857 and in this video we'll touch upon these points. Alright, let's begin. सबसे पहले हमें देखना है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, किस तरीके से रिवोल्ट ने अपनी शेप ली थी और किन किन इवेंट्स की वजह से रिवोल्ट और ज्यादा स्ट्रेंथन होता गया। अब इतना तो हमें पता ही है, हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था दैट द रिवोल्ट गॉट इट्स फाइनल स्पार्क ड्यू टू द सिपाही म्यूटिनी अलॉन्ग विद द रूमर कि जो सिपाहियों के लिए राशन आता था, जो आटा आता था, उसमें बोन डस्ट मिला हुआ है, which along with the rumor of the greasing of the Enfield rifle with animal fat led to the Sepoy Mutiny and this fueled the revolt of 1857. अभी जो सिपाही म्यूटिनी थी, सिपाहियों का जो रिवोल्ट था, ये शुरू हुआ था ऑन 10th of May 1857 और ये शुरू हुआ था मेरठ में. Now this initiation of revolt on 10th of May 1857 at Meerut was by the 3rd Native Cavalry which refused these cartridges. अब कहने को ये 10th में 1857 से रिवोल्ट शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले भी काफी सारे इवेंट्स हुए थे जिससे थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हो गया था. February 1857 में the 19th Native Infantry at Berhampur said no to the Enfield rifle and eventually it was disbanded in March 1857. Then there was the famous incident of Mangal Pandey who had shot the sergeant major of his unit in Barakpur. He was executed and his regiment was disbanded in May 1857. अब ये जो सिपाही म्यूटिनी थी, इट क्विकली स्प्रेड टू ऑल 4 डायरेक्शंस, टू द पंजाब इन द नॉर्थ, टू द नर्मदा इन द साउथ, बिहार इन द ईस्ट एंड राजपुताना इन द वेस्ट. अब मेरठ में म्यूटिनी होने से क्या हुआ? द ब्रिटिश ऑफिसर्स इमीडिएटली डिसमिस दो सोल्जर्स. इनको जेल में डाल दिया गया, 10-10 साल की सजा सुना दी गई. अब ये जो सजा सुनाई गई 10 साल के लिए, इससे ये म्यूटिनी एक रिवोल्ट में तब्दील हो गई. सभी सिपाही इसमें जुड़ गए और बहुत बड़े लेवल पे ये म्यूटिनी बन गई. इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ कि सभी सोल्जर्स ने मिलकर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया. द ऑफिसर्स वर किल्ड एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड. आफ्टर दैट द लिबरेटेड आर्मी स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली. अब दिल्ली आने पर जो दिल्ली की इन्फेंट्री थी, उन्होंने भी अपने यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया एंड दे जॉइंड द इन्फेंट्री दैट वाज लीडिंग द रिवोल्ट. दिल्ली आने पे एक और बड़ा काम किया गया विच वॉज डिक्लेयरिंग द लास्ट मुगल एम्परर हु वॉज बहादुर शाह जफर एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट. अब एक मुगल एम्परर को रिवोल्ट का हेड बनाने से सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ दैट ही ब्रॉट पॉलिटिकल यूनिटी एंड इट मेड द सिपाही म्यूटिनी इनटू अ रेवोल्यूशनरी वॉर. अब बहादुर शाह जफर ने कुछ इमीडिएट काम भी किए. ही इमीडिएटली रोट लेटर्स टू ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडिया टू जॉइन हिम एंड रिमूव द ब्रिटिश रूल वंस फॉर ऑल. इन लेटर्स का इम्पैक्ट ये था कि जो जो पॉलिटिकल लीडर्स वेट कर रहे थे कि उनको मौका मिले और वो लड़े ब्रिटिश के खिलाफ अपना अपना रीजन वापस लेने के लिए, उनको एक मुद्दा मिल गया, उनको एक रीजन मिल गया टू जॉइन द रिवोल्ट and fulfill their purpose. The entire Bengal army section of the British army joined the revolt और इससे बहुत सारे regions पर impact आया, especially the Awadh, Rohilkhand, Bundelkhand, Bihar, East Punjab, etc. And slowly and gradually the revolt of the sepoys spread to a rebellion of civil population. अभी सिविल पॉपुलेशन का जो रिबेलियन था, इसमें सबसे बड़ा हाथ अवध की पॉपुलेशन का था बिकॉज अवध वाज रिसेंटली एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश और इस एनेक्सेशन से काफी सारी चीजों में डिसरप्शन आ गई थी. ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, कैसे पेजेंट्स जो थे उन पे इम्पैक्ट आया था, कैसे वहां के सिपाही जो थे उन पे इम्पैक्ट आया था. ऑल ऑफ देम वर डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद व्हाट वाज हैपनिंग अंडर द ब्रिटिश रूल बिकॉज देयर लैंड वाज बीइंग ग्रैब्ड. दे वर फोर्स्ड टू गो टू ब्रिटिश कोर्ट्स एंड पे हायर टैक्सेस एंड रेवेन्यू सिस्टम was imposed on them, जिससे उनकी दिनचर्या पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा था. And this civil population took advantage of the mutiny of the revolt and various peasantry, artisans, shopkeepers, day laborers, zamindars, priests and civil servants just jumped into the revolt. The peasants, especially the peasants, took advantage. इन्होंने मनी लेंडर्स और जमींदार्स के घरों पे, उनके दफ्तरों पे अटैक किया और उनके जितनी भी अकाउंट बुक्स थी और जो डेट रिकॉर्ड्स थे कि किसने कितना कर्जा लिया हुआ है उनसे, वो सब जला दिए, वो सब फाड़ दिए ताकि उनका रिकॉर्ड हट जाए और उनको वो पैसा वापस ना देना पड़े जमींदारों को. इन्हीं लोगों ने ब्रिटिश कोर्ट्स पे भी अटैक किया. जो रेवेन्यू ऑफिसेस थे, तहसील और जो पुलिस स्टेशंस थे, इन पे भी अटैक किया गया
which eventually led to the breakdown of the entire administration of the British in that region. Now let us look at the storm centers of this rebellion. ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे आंदोलन पूरी तेजी से बढ़ रहा था? सबसे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बहादुर शाह जफर वॉज द सेंटर ऑफ द एंटायर रिवोल्ट. बट सेंटर का मतलब ये नहीं है दैट ही वॉज टेकिंग ऑल द डिसीजन कोई और ले रहा था. ही वॉज जस्ट द नॉमिनल हेड, अ सिंबॉलिक लीडर. इनके नाम पे सब कुछ हो रहा था, बट इट वॉज बीइंग डन बाय द कोर्ट ऑफ सोल्जर्स. एक कमिटी बनाई गई थी विच वॉज द कोर्ट ऑफ सोल्जर्स, विच कंसिस्टेड ऑफ 10 members, विच हैड 6 ऑफ आर्मी पर्सनल्स एंड 4 सिविलियंस. ये कोर्ट ऑफ सोल्जर्स जो 10 लोग थे, ये डिसीजन लेते थे कि कहाँ पे अटैक करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है जिन एरियाज को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया गया है, और कैसे और रीजन्स को अपने कंट्रोल में लाना है, एंड हाउ टू वाइप आउट द ब्रिटिश इंटायरली इन द रीजन. इस कोर्ट ऑफ सोल्जर्स का जो हेड था, ही वाज जनरल बख्त खान. अब ऐसा क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को सिर्फ नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडर ही बनाना पड़ा और डिसीजन सारे कोर्ट ऑफ सोल्जर्स को लेने पड़े? द रीजन फॉर दिस इज दैट बहादुर शाह जफर वाज एन ओल्ड एंड अ वीक पर्सनैलिटी. ही हैड लैक ऑफ लीडरशिप. उनसे कुछ काम ठीक से हो नहीं पा रहा था. ही वाज जस्ट अ सिंबॉलिक लीडर जिनके नाम पे सब कुछ किया जा रहा था टू पॉलिटिकली यूनाइट ऑल द रीजन, लेकिन उनमें कुछ लीडरशिप ट्रेट इतने थे नहीं. He was probably the weakest link in the chain of leadership in the revolt. उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट सेंटर था कानपुर, अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना साहिब. नाना साहिब की स्टोरी ये थी दैट ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, और इनको कानपुर के आसपास के रीजन में रहना पड़ रहा था. इनको पेंशन देने से मना कर दिया था. ही वाज टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ही वांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट देम. अब नाना साहिब ने ब्रिटिश को कानपुर से बाहर निकाल दिया था. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द पेशवा. इन्होंने बहादुर शाह जफर का रूल एक्सेप्ट किया एज द एम्परर ऑफ इंडिया, और ये उनके गवर्नर बन गए इन द कानपुर रीजन. नाना साहिब ने फोर्सफुली सर ह्यूग व्हीलर को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था ऑन द 27th of June 1857. इसके बाद अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में लीडर बेगम हजरत महल थी. यहाँ पे रेबिलियन शुरू हुआ था ऑन June 4th 1857, और इनके बेटे थे बिरजिस कादिर, जिन्होंने अपने आप को नवाब बना दिया था लखनऊ का आफ्टर दे पुश द ब्रिटिश आउट ऑफ द रीजन. फिर बरेली में थे खान बहादुर. खान बहादुर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलखंड. और भी काफी सारे लीडर्स थे सच एज कुंवर सिंह इन बिहार. ही वॉज अ जमींदार फ्रॉम जगदीशपुर. फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे. And then one of the most important, and in fact I would say the most revolutionary figure of the revolt was Rani Lakshmibai of Jhansi. अब रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, he was Raja Gangadhar who had died, and she had adopted a son which was not accepted and approved by Lord Dalhousie due to his policy of doctrine of lapse. Now she had to fight for her kingdom. इन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. Now she was supported by तात्या तोपे, who was a close friend of नाना साहिब. अब झांसी से अटैक किया गया ग्वालियर के रीजन में. वहां के जो रूलर्स थे सिंधियाज, दे डिसाइडेड टू टेक द साइड ऑफ द ब्रिटिश एंड इवेंचुअली टुक शेल्टर इन आगरा. उन्होंने रिवोल्ट में हेल्प नहीं की. अब इतना अच्छा रिवोल्ट चलने के बावजूद, पूरा एक साल इतना अच्छा इम्पैक्ट आने के बावजूद, द ब्रिटिश समहाउ रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द इंटायर रीजन. दे समहाउ सप्रेस्ड द इंटायर रिवोल्ट. By end of July 1858, they had a good grip over most of the regions, and eventually by the end of 1859, they had complete control over the entire region. So the revolt started in May 1857. जुलाई 1858 तक ब्रिटिश का कंट्रोल वापस आना शुरू हो गया था काफी बड़े लेवल पे, और 1859 खत्म होते होते कंट्रोल बिल्कुल ब्रिटिश के हाथ में आ चुका था. सितंबर 20, 1857 को ब्रिटिश ने दिल्ली पे वापस कंट्रोल ले लिया था, विच वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिवोल्ट, और हेडक्वार्टर कैप्चर होने से रिवोल्ट फीका पड़ गया. अब दिल्ली कैप्चर होने से हुआ ये कि बहादुर शाह जफर वॉज टेकन प्रिजनर. उनके सारे रॉयल प्रिंसेस को कैप्चर कर लिया गया. दे वर शॉट पब्लिकली, एंड इवेंचुअली बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड टू रंगून, वेयर ही डाइड इन 1862. नाउ बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल्स, और उनके जाने के बाद the entire Mughal dynasty came to a halt. It was eventually ended by the British. फिर कानपुर की अगर बात की जाए तो सर कॉलिन कैम्बल ने इसको कैप्चर किया December 6, 1857 में. नाना साहिब एस्केप टू नेपाल फॉर एवर. उसके बाद वो कभी देखे नहीं गए, वो कभी वापस नहीं आए. तात्या तोपे एस्केप टू अ जंगल, जहां पे उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया, एंड ही वाज किल्ड व्हाइल अस्लीप.
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई died in June 1858 in the battlefield and Sir Hugh Rose recaptured झांसी। और 1859 के एंड आते आते all the leaders were dead, including कुंवर सिंह, जनरल बख्त खान, खान बहादुर खान, all the important leaders were killed। इस तरीके से रिवोल्ट 1858 और 1859 के आते आते बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया था, एंड विच लेड टू अ न्यू एरा ऑफ ब्रिटिश रूल विच विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस। Right, so these were the events of the revolt of 1857, and we looked at how the revolt took shape, how it spread, and how eventually it was suppressed by the British. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app, and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.